नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा में आप सबका राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, उसमें आज हम बात करेंगे कि कोई अपराधी या साक्षी न्यायालय में उपस्थित करना है उसको, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अर्थात कोई अपराधी न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहा हो तो उसे किस तरह न्यायालय में बुलाया जाए, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया दी हुई है, उस प्रक्रिया पे बात करेंगे। तो इसको सर्वप्रथम है समन। ये न्यायालय का लिखित आदेश होता है, ये 2 प्रतियों में होता है, जिसमें व्यक्ति की समय, दिनांक और स्थान हर चीज़ दी होती है कि कहाँ उसको उपस्थित होना है। अर्थात और उस पर न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। अर्थात समन एक ऐसा न्यायालय का आदेश है जिस पे न्यायालय का पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करता है, न्यायालय के मुद्रा लगी होती है और उसमें वह समय, स्थान और दिनांक का मेंशन होता है कि उस व्यक्ति को किस दिन, किस समय और कहाँ पर उपस्थित होना है। इसके बाद जो वो समन है वो किसको सुपुर्द किया जाएगा। वो समन पुलिस अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार के नियमानुसार न्यायालय के अधिकारी द्वारा या अन्य लोक अधिकारी द्वारा उसकी तामील करवाई जाएगी। जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी या लोक अधिकारी समन की तामील करवा रहा है, उस समन की एक प्रति उस व्यक्ति को सुपुर्द करेगा जिसके ऊपर उस समन को तामील करवाया जा रहा है, और एक प्रति पर उस व्यक्ति से प्रष्टांकित अर्थात हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। अगर कंपनी का मामला है तो समन की तामील उस कंपनी का सचिव, स्थानीय प्रबंधक, सेक्रेटरी, लोक प्रबंधक या अन्य प्राधिकारी द्वारा या अन्य डाक अधिकारी द्वारा, मुख्य अधिकारी के द्वारा उसकी तामील करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है जिस पर समन की तामील करनी है, वो व्यक्ति छिप रहा है या घर पे नहीं मिल रहा, सम्यक तत्परता के बाद भी तामील करवाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के कुटुंब के किसी वयस्क सदस्य पर उस समन की तामील करवा सकता है। अर्थात मान लो कोई पुलिस अधिकारी है और वो समन की तामील करवाने किसी व्यक्ति के घर पे जाता है और वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं मिलता, तो उस समन की एक प्रति उस घर में निवास करने वाले उसके कुटुंब के सदस्य जो कि वयस्क हो उस पर तामील करवा लेगा। लेकिन इसमें नोट करना आवश्यक है कि जो सेवक है वो कुटुंब के सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होता। मान लो समन की तामील किसी सरकारी ऑफिस में किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी पर तामील करवानी हो, तो उस समन की प्रति को उस सरकारी ऑफिस के हेड ऑफिस के प्रधान को भेज दिया जाएगा और उसकी तामील समझ ली जाएगी। यदि समन की तामील जो समन किसी न्यायालय ने निकाला है और वो समन की तामील किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तामील करवाना है, तो उस समन को दूसरे न्यायालय में भेज दिया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में उस समन की तामील करवानी है और जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो एक व्यक्ति निवास करता है, और वो मजिस्ट्रेट उसकी तामील करवा के वापस भेजेगा। कि तामील का सबूत क्या है। व्यक्ति जो तामील कर रहा है यदि वो उपस्थित नहीं है तो शपथ पत्र पर समन की तामील का अभिकथन करेगा तथा दूसरी प्रति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह साक्ष्य में ग्राह्य है तथा और उसके कथन सत्य है जब तक कि वो नासाबित नहीं कर दिए जाए। न्यायालय साक्ष्यों के मामले समन के साथ रजिस्टर्ड डाक से समन की प्रति भेज सकता है। मान लो न्यायालय द्वारा किसी साक्षी पर समन की तामील करवानी है, न्यायालय को किसी साक्षी के लिए समन की तामील डाक द्वारा भेजा जाता है और उस साक्षी द्वारा लेने से इनकार कर दिया जाता है, तो उस समन की तामील मानी जाएगी। उसके बाद आता है वारंट। व्यक्ति को समन करने के बाद भी उपस्थित नहीं होता तो न्यायालय द्वारा उसके लिए वारंट जारी करता है।
ये एक प्रति में होता है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए और इस पर भी पीठासीन अधिकारी की हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। वारंट कब तक प्रवर्तन में रहता है? जब तक जारी करने वाले न्यायालय ने उसको वापस न ले लिया हो या फिर जब तक वह निष्पादित न हो गया हो। यदि वारंट प्रवर्तन में रहता है तो उसे स्टैंडिंग वारंट कहते हैं। मतलब वारंट का एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, एग्जीक्यूट नहीं होता तो जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उसको वापस लेना आवश्यक है। वारंट दो तरीके से हो सकता है, जमानतीय वारंट और अजमानतीय वारंट। न्यायालय सभी व्यक्ति से निर्देश दे सकता है कि यदि व्यक्ति पर्याप्त प्रतिभूति सहित बंद पत्र निष्पादित कर दे तो उसके अभिरक्षा में उसको अभिरक्षा से छोड़ दिया जाए। उसमें जो प्रतिभूति है उसकी संख्या, रकम, समय, स्थान सभी का उल्लेख होता है। सामान्यतः वारंट एक पुलिस अधिकारी को, किंतु पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है और वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है तो किसी भी व्यक्ति को, जहां एक से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, निष्पादन के लिए वारंट दिया जा सकता है और उस व्यक्ति द्वारा वारंट का निष्पादन कर सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी निकलबागी सिद्ध दोष व्यक्ति, उद्घोषित अपराधी, जमानती अपराध का अभियुक्त है, उसको जो गिरफ्तारी से बच रहा है उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकते हैं। अर्थात प्राइवेट व्यक्ति भी वारंट का निष्पादन कर सकता है कि परिस्थिति ऐसी हो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को ऐसा लगता है कि कोई अपराधी उद्घोषित है, निकलबागा सिद्ध दोष है, जमानती अपराध का अभियुक्त है और अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट का निष्पादन करने के लिए दिया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जब अपराधी उसकी संपत्ति या भूमि पर प्रवेश करता है तो वारंट का निष्पादन करेगा। अर्थात वारंट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति उसकी भूमि में प्रवेश कर सकता है। यदि वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निष्पादित है तो उसके द्वारा पृष्ठांकन कर अन्य पुलिस द्वारा भी वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। मतलब अगर किसी न्यायालय ने किसी पुलिस अधिकारी को वारंट का निष्पादन करने के लिए सुपुर्द किया है तो वह पुलिस अधिकारी किसी अन्य पुलिस अधिकारी को भी उस वारंट का पृष्ठांकित कराकर उससे निष्पादन करवा सकता है। जब व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा है तो उसका सार बताएगा, यदि आवश्यक हो तो उसको दिखाएगा भी सही। वारंट के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होता है। पुलिस अधिकारी या लोक अधिकारी जो भी वारंट का निष्पादन कर रहा है वो भारत में कहीं पे भी वारंट का निष्पादन कर सकता है। वारंट का निष्पादन सत्राधिकार के बाहर किस तरह से किया जाए? तो मान लो एक न्यायालय है, दूसरे न्यायालय के सत्राधिकार में वारंट का निष्पादन किया जाना है तो वो वारंट डाक द्वारा उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को पृष्ठांकन करेंगे और वो पुलिस अधिकारी उस वारंट को लेके उस एरिया के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास, डीएसपी के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएगा, उससे पृष्ठांकित करवाएगा और उसका निष्पादन करेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी विद्यमान है कि अगर उनसे पृष्ठांकन करवाया गया तो अभियुक्त बच निकलेगा तो उनके पृष्ठांकन के बिना भी वो पुलिस अधिकारी दूसरे न्यायालय या दूसरे थाने के सत्राधिकार में जाकर उसका निष्पादन कर सकता है, अर्थात वो व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। व्यक्ति के गिरफ्तार करने के बाद उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस जहां उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके समक्ष लाया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी का स्थान उस न्यायालय के 30 किलोमीटर एरिया में है जिसने वो वारंट जारी किया है, तो उस व्यक्ति को यथासंभव उसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा जिस न्यायालय ने वो वारंट जारी किया है। जब ऐसे व्यक्ति को, अगर परिस्थिति ऐसी है कि 30 किलोमीटर से अधिक दूरी है उस न्यायालय की जिसने वारंट जारी किया है और जो अभियुक्त पाया गया है वो 30 किलोमीटर की दूरी से अधिक है, तो उस व्यक्ति को जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने पेश किया जाता है तो वह अभिरक्षा में उस न्यायालय में भेजने का आदेश देगा। यदि मामला जमानती है तो समुचित जमानत लेकर व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, और मामला जमानती है किंतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है तो वह व्यक्ति उसे जमानत पर छोड़ देंगे तथा आदेश व जमानत को वापस उस न्यायालय में भेज दिया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति समन जारी करने पर भी उपस्थित नहीं हुआ, वारंट जारी करने पर भी उपस्थित नहीं हुआ, तो फिर उस व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की जाती है और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाता है।
तो इस संबंध में उद्घोषणा क्या है? जब किसी न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति फरार हो गया है या छिप रहा है, जिससे वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय लिखित उद्घोषणा कर सकता है कि व्यक्ति निश्चित समय पर वह उद्घोषणा में प्रकाशित तारीख को न्यायालय में उपस्थित हो। ये उद्घोषणा कहलाती है। ऐसा समय प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के बाद का होगा। मतलब न्यायालय उद्घोषणा प्रकाशित करेगा कि अमुक व्यक्ति 30 दिन बाद अमुक न्यायालय में अमुक स्थान पर अमुक समय पर उपस्थित होगा। ये उद्घोषणा कहलाएगी। उद्घोषणा ऐसे होगी कि सार्वजनिक रूप से वो पढ़ी जा सके, सदृश्य स्थान पर लगाई जा सके, न्यायालय में सदृश्य भाग पर लगाया जाएगा। यदि न्यायालय उचित समझे तो उस अखबार में भी प्रकाशित करेगा जहां वो व्यक्ति निवास करता है और जो अखबार उस एरिया में प्रकाशित होता है। उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय का लिखित कथन होगा कि उद्घोषणा जारी की गई। इस चीज़ का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा कि उस तारीख को उद्घोषणा हुई है। जिस न्यायालय ने उद्घोषणा की है वो एक निश्चयात्मक साक्ष्य के रूप में होगा कि न्यायालय ने उस तारीख को उद्घोषणा की थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उद्घोषित अपराधी कौन होता है? जिस व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी तथा उसने आईपीसी के निम्न धाराओं में अपराध किया है, जैसे 302, 304, 364, 367, 382, 392, 400, 402, 436, 449, 450, 459, 460, इनमें यदि उद्घोषणा के बाद उपस्थित नहीं हो पाता तो न्यायालय उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। उद्घोषणा के बाद न्यायालय कुर्की का आदेश दे सकता है। किन अवस्थाओं में न्यायालय उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश करेगा? यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि शपथ पत्र पर समाधान हो जाता है या अन्यथा हो जाए कि व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति या उसका कोई भाग वहन कर लेगा, वह अपनी संपत्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा लेगा, तो न्यायालय उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश देगा। कुर्की कैसे होगी? यदि क्षेत्राधिकार के बाहर है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नांकित जहाँ संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, ऋण के मामले में उस संपत्ति को अभिग्रहण द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, संपत्ति के परिधान द्वारा निषेध लगाकर उपरोक्त में से दो या किसी भी तरीके से स्थावर संपत्ति को भी सीज कुर्क कर लिया जाएगा। यदि संपत्ति ऐसी है जो राजस्व देती है तो उस संपत्ति को जिला कलेक्टर के माध्यम से कुर्क किया जाएगा और अन्य मामलों में कब्जे लेकर अभिग्रहण द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा निषेध लगाकर, यदि संपत्ति जीवधन के रूप में है या इस विनिश्वर प्रकृति की है तो उसका तुरंत विक्रय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा। यदि जिस न्यायालय द्वारा उद्घोषणा द्वारा और जिस संपत्ति को कुर्क किया है और वो जो कुर्क की गई संपत्ति है उसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है तो वो व्यक्ति कुर्की के 6 महीने के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकता है। कुर्की करने वाला न्यायालय या जहाँ पर संपत्ति है वहाँ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में यदि आवेदन नामंजूर हो जाता है तो आदेश के 1 वर्ष के भीतर सिविल न्यायालय में एक सिविल वाद लाया जा सकता है। किस व्यक्ति द्वारा? जिसने कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न है वो कोई आपत्ति करता है तो वो व्यक्ति कुर्की के आदेश के 6 महीने के भीतर उस न्यायालय में जिसने संपत्ति कुर्क की गई है तो आवेदन देगा। आवेदन खारिज हो जाता है तो 1 वर्ष के भीतर वो व्यक्ति सिविल न्यायालय में सिविल सूट ला सकता है। यदि उद्घोषित अपराधी निश्चित समय पर हाजिर हो तो कुर्क की गई संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। यदि हाजिर नहीं हो तो राज्य सरकार को दे दी जाएगी। राज्य सरकार कुर्की के 6 महीने के बाद ही संपत्ति को बेच सकता है, किंतु संपत्ति विनश्वर प्रकृति की है या ऐसी प्रकृति की शीघ्र खराब हो जाएगी तो स्वामी के फायदा है तो 6 महीने से पहले भी संपत्ति को बेच सकता है। कुर्की के 2 साल के भीतर यदि अपराधी स्वेच्छा से न्यायालय में हाजिर होता है, गिरफ्तारी करके न्यायालय में लाया जाता है और वो न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वो फरार नहीं हुआ था या छिप नहीं रहा था या उसे उद्घोषणा का पता नहीं था, यदि न्यायालय ने संपत्ति नहीं बेची है तो संपत्ति वापस लौटा देगा और यदि संपत्ति बेच दी है तो संपत्ति का शुद्ध आगम खर्चा काट के संपत्ति उसको वापस लौटा दी जाएगी। यदि संपत्ति का भाग विकृत तो बची हुई संपत्ति प्लस शुद्ध आगम उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा। यदि अभियुक्त का आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो वह अपील उस न्यायालय में जहाँ पर दंडादेशों की सामान्य अपील होती है उस न्यायालय में होगी। जैसे मान लो मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय की अपील
कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, उसी प्रकार ये प्रक्रिया यहाँ होगी, उसकी अपील अपर न्यायालय में होगी। ठीक है, धन्यवाद।